AECC हिंदी यूनिट 4 चल रही है आपकी। यूनिट 4 का चैप्टर 1 हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। AECC हिंदी, जिसे आप हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के नाम से जानते हैं। चैप्टर 2 हमारा है प्रभावी संप्रेक्षण के गुण एवं प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेक्षण की भूमिका। तो ये दो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। डिटेल से डिस्कस करते हैं इनको। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक 1 जाकर आप सर्च कीजिए और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी फ्री PDF मिल जाती है। और जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं AECC हिंदी की, यानी हिंदी भाषा और संप्रेक्षण जो आपका सब्जेक्ट है। टोटल उसकी 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से हम 3 यूनिट पूरी कवर कर चुके हैं और चौथी यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो था वो भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज पढ़ने वाले हम पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 चौथी यूनिट का, प्रभावी संप्रेक्षण के गुण एवं प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेक्षण की भूमिका। इसके बाद देखिए आपका सिलेबस जो है AECC हिंदी का ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो पूरी बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। सभी वीडियो डिटेल से बनाए गए हैं सभी टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको अच्छे से देखें। यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि प्रभावी संप्रेक्षण होता क्या है। प्रभावी संप्रेक्षण होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। दो व्यक्ति कौन? एक श्रोता होता है और एक वक्ता होता है। तो वक्ता जो अपनी बात श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, यदि उसी अर्थ में बात श्रोता तक पहुंच जाती है और श्रोता उचित फीडबैक वक्ता को दे पाता है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये प्रभावी संप्रेक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए प्रभावी संप्रेक्षण में क्या क्या एलिमेंट्स है, तत्व है जो जरूरी होते हैं, या ये कह सकते हो कि क्या गुण हैं जिनके माध्यम से प्रभावी संप्रेक्षण अच्छे से हो सकता है और प्रभावशाली ढंग से वो श्रोता पर प्रभाव डाल सकता है। तो देखिए प्रभावी संप्रेक्षण के गुणों में शुद्ध उच्चारण, भाषिक संरचना की समझ, भाषा व्यवहार, शब्द सामर्थ्य एवं व्याकरण आदि प्रमुख है। इन गुणों से युक्त संप्रेक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए जब शब्दों का हम शुद्ध उच्चारण करेंगे और उचित भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कन्वीनियंट लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे, तो और शब्द सामर्थ्य यानी जो हम शब्दावलियों का यूज़ कर रहे हैं, हमारे शब्दों का जो सामर्थ्य है वो उचित है, व्याकरण का हम सही प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा संप्रेक्षण है, जो हमारा संदेश है, जो हम श्रोता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, वो अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचेगी और ये प्रभावी संप्रेक्षण बन जाएगा। इन सभी गुणों के माध्यम से वक्ता अपने संप्रेक्षण को प्रभावी बना सकता है और श्रोता तक अपनी बात जो वह कहना चाहता है, यानी जिस अर्थ को वो श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, वो अर्थ श्रोता तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रभावी संप्रेक्षण। अब प्रभावी संप्रेक्षण के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए। प्रामाणिक एवं विश्वसनीयता। संप्रेक्षण में प्रामाणिकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रामाणिक संप्रेक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। प्रामाणिक की यहाँ मैं आपको बताऊं तो जो आप तथ्य, जो बात, जो संदेश, जो जानकारी आप श्रोता को देना चाहते हैं वो प्रामाणिक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो जानकारी श्रोता को दे रहे हैं वो मिथ्या हो, उसमें कुछ गलत हो, तो ऐसे क्या होगा, श्रोता और वक्ता के बीच विश्वसनीयता खराब हो जाएगी। तो प्रभावी संप्रेक्षण यहाँ पर रुक जाएगा। तो प्रभावी संप्रेक्षण को बनाने के लिए हमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। देखिए अगर इसके बिना होगा क्या, संप्रेक्षण की सत्यता, संप्रेक्षण की सत्यता संदेह में आ जाएगी। यानी जो तथ्य हम दे रहे हैं श्रोता को, उसकी जो सत्यता है, उसकी जो ट्रुथनेस, जो उसकी ट्रुथनेस है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह आ जाएगा। ठीक है, तो इन इन इस पॉइंट का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है प्रभावी संप्रेक्षण करते समय। अर्थात वक्ता जो सूचना या जानकारी देना चाहता है श्रोता को, वह प्रामाणिक होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण। देखिए प्रभावी संप्रेक्षण में शुद्ध उच्चारण का अपना अलग ही एक महत्व होता है। वाणी की स्पष्टता एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण संप्रेक्षण को प्रभावी बनाता है। जो बात आप श्रोता को कहना चाह रहे हैं, जो संदेश आप श्रोता को देना चाह रहे हैं,
यदि आप शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं है, तो संप्रेषण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रभावी संप्रेषण को बनाने के लिए शुद्ध उच्चारण होना अति आवश्यक है। आपकी वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो बात आप कह रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण बनता है एवं श्रोता में संदेश की ठीक समझ को विकसित करता है। यानी श्रोता की जो समझ है संदेश को लेकर, वो उचित विकसित होती है, ठीक विकसित होती है। जो वक्ता श्रोता को कहना चाहता है वही श्रोता सुन पाता है, उसी अर्थ को वो समझ पाता है यदि शुद्ध उच्चारण है। इसका वक्ता का शिष्टता होनी चाहिए। संप्रेषण में शिष्टता सदैव उसे प्रभावी बनाती है। शिष्टता होने के कारण संप्रेषण नर्मता युक्त बन जाता है। देखिए, अगर शिष्टाचार से हम संप्रेषण करते हैं, शिष्टाचार के माध्यम के द्वारा हम संप्रेषण करते हैं, तो जो हमारी बात है वो नर्म तरीके से हम श्रोता के सामने रखते हैं। और इसमें क्या होता है, वक्ता और श्रोता दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। यानी ये नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच अगर संप्रेषण चल रहा है तो दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं या दोनों एक दूसरे की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब प्रभावी संप्रेषण तभी हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे के प्रति शिष्टता रखेंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर सम्मान देंगे, तभी प्रभावी संप्रेषण जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। सम्मान और शिष्टाचार होना चाहिए। इसमें लिंग, आयु, जाति, वर्ग आदि का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी दो व्यक्ति जब आपस में संप्रेषण कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच ये भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, किसी लिंग को लेकर, जाति को लेकर, आयु को लेकर, वर्ग को लेकर। इससे क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो शिष्टता प्रभावी संप्रेषण में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। शुद्धता होनी चाहिए, जो संदेश आप दे रहे हैं वो संदेश शुद्ध होना चाहिए। ये अत्यंत अनिवार्य होता है, प्रभावी संप्रेषण का गुण है ये। इसमें प्रयुक्त सूचना, आंकड़े, अंक और क्रम आदि शुद्ध होने चाहिए। जो तथ्य आप, जो संदेश आप श्रोता को दे रहे हैं वो संदेश शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो ठीक होने चाहिए, जो अंक आप समझाना चाह रहे हैं, जो क्रम आप दे रहे हैं वो क्रम आप ठीक होना चाहिए। तभी संप्रेषण जो है वो प्रभावी बनेगा और श्रोता में इसकी समझ विकसित होगी। इसके साथ साथ एक चीज और भी हो जाती है शुद्धता में, कि इसकी विश्वसनीयता, यानी जो संदेश आप दे रहे हैं उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है शुद्धता के होने से। सूचनाओं का बोझिल ना होना, जो भी आप सूचना श्रोता को दे रहे हैं वो बोझिल नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि वो ओवरबर्डन हो। ओवरबर्डन नॉलेज देने से क्या होता है, श्रोता बोर हो जाता है और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा। या फिर अगर उसके आईक्यू लेवल से, यानी जो उसका मानसिक स्तर है उससे अगर आप अधिक उसको समझाना चाह रहे हैं, उससे अधिक अगर आप बात उसको देना चाह रहे हो, तो वो उसको नहीं लेगा और जो चीज आप उसको समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझ नहीं पाएगा। संप्रेषण का गुण है कि उसमें सूचनाएं बोझिल होने के कारण उसकी प्रभावपूर्णता खत्म हो जाती है। अगर ओवरबर्डन हम संदेश देंगे, ओवरबर्डन हम नॉलेज देंगे, तो जो उसका इफेक्टिवनेस है, प्रभावपूर्ण है, वो खत्म हो जाता है। इससे श्रोता को संदेश समझने में देर लगती है और समस्याएं जटिल एवं समस्याएं एवं जटिलताएं संप्रेषण में आ जाती है। फीडबैक, फीडबैक प्रभावी संप्रेषण का एक उचित गुण है। यह एक अलग कह लो कि अनिवार्य गुण है। जब दो व्यक्ति आपस में संप्रेषण करते हैं, आपस में कोई जानकारी एक दूसरे को देते हैं, तो श्रोता का ये काम होता है कि जो जानकारी वक्ता के द्वारा प्रोवाइड की गई है वो वक्ता को फीडबैक दे। फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि होती है जब हम बात को समझकर कहते हैं कि हाँ ये बात हमें समझ में आ गई, या उस बात के प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो वो जो प्रतिक्रिया होती है हमारी, वो प्रतिक्रिया कहलाती है फीडबैक। और वो यदि ठीक आ रही है, यानी जो बात वक्ता ने श्रोता को बताई है उससे रिलेटेड है, तो प्रभावी संप्रेषण यहाँ पर कंप्लीट माना जाता है। वाक्य कला, वाक्य कला होता है बोलने की कला, या ये कह सकते हो कि हमारा जो बोलने का ढंग है वो किस प्रकार से है। देखिए, बोलने की गति मध्यम होनी चाहिए, यानी मीडियम होनी चाहिए। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो मध्यम गति से होनी चाहिए। ये ना हो कि हम बहुत अधिक तीव्र बोल रहे हैं, तीव्र होता है यानी जल्दी जल्दी बोल देना, या ऐसा ना हो कि हम जोर से बोल रहे हैं, बहुत जोर लगा के तेज आवाज में बोल रहे हैं, या ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बोल रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण ब्रेक हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण नहीं बन पाएगा।
यानी वक्ता और श्रोता के बीच जो है डिफिकल्टीज आ जाएंगी। तो इस चीज पर वाक कला का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तीव्र गति की आवाज सुनने में दिक्कत आती है। अगर अगर कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। और अधिक धीमी गति से आवाज सुनाई नहीं देगी, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वाक्य कला का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सामान्य गति से किया गया संप्रेषण ज्यादा प्रभावशाली होता है, यानी मध्यम गति से किया गया और सामान्य गति से जो हम संप्रेषण करते हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं, वो अधिक प्रभाव डालती है श्रोता के ऊपर। विचारों की समानता। वक्ता एवं श्रोता के विचार तथा उनकी मानसिकता समान होनी चाहिए। मानसिकता के अनुकूल संप्रेषण एवं उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण ही प्रभावपूर्ण होता है। असमान विचारधारा के लोगों के बीच संप्रेषण अप्रभावी होता है। देखिए, जब दो लोग आपस में संप्रेषण करते हैं, यदि दो लोगों का आपस में विचार मेल नहीं खाता या दो लोगों की मानसिक आयु एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो वहां पर संप्रेषण क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, संप्रेषण टूट जाएगा। यानी वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए दो व्यक्तियों के बीच मानसिकता और उनके विचार समान होने चाहिए। वो एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझ सके, ये उनके बीच समझ विकसित होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो संप्रेषण अप्रभावी माना जाएगा, यानी जो इफेक्टिवनेस है संप्रेषण की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। संस्कृति की समानता। संप्रेषण का गुण संस्कृति की समानता भी है। देखिए, जब एक संस्कृति के लोग होते हैं, मान लो भारत के एक ही राज्य के दो लोग हैं, तो वो एक दूसरे की बातों को जल्दी से समझ पाएंगे, एक दूसरे के विचारों को जल्दी से ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो समझ होगी वो जल्दी विकसित होगी एक दूसरे के प्रति। वहीं अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति हरियाणा का है और एक व्यक्ति बिहार का है, तो दो व्यक्ति हो गए अलग संस्कृति के। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो संप्रेषण होगा वो ठीक ढंग से, या कह सकते हैं कि प्रभावी संप्रेषण कहीं ना कहीं होने में वक्त लगेगा, या हो सकता है कि प्रभावी संप्रेषण कंप्लीट भी ना हो। तो संस्कृति की समानता प्रभावी संप्रेषण को कंप्लीट करने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। समान संस्कृति वाले वक्ता और श्रोता संदेश को शीघ्र समझ लेते हैं, यानी संदेश को वो जल्दी ही, एक दूसरे की बातों को वो जल्द ही समझ लेते हैं। भाषा की समानता। देखिए, दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं और उन दोनों के बीच बोली जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा में दोनों ही व्यक्ति निपुण हैं, या ये कह सकते हो कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे की भाषा को भली भांति जानते हैं, तो क्या होगा, संप्रेषण प्रभावी होगा। अगर दोनों के बीच बोली जाने वाली भाषा जो है वो अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, संप्रेषण टूटने का खतरा होगा और एक दूसरे की बातों को वो समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो भाषा की समानता प्रभावी संप्रेषण को प्रभावी संप्रेषण का एक अभिन्न गुण है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, दो व्यक्ति हैं और उनके बीच एक जर्मनी बोलता है और एक हिंदी बोलता है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, संप्रेषण प्रभावपूर्ण बनने में काफी वक्त लगेगा, और ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे की बातों को ना समझ पाए। वहीं अगर दो व्यक्ति हिंदी बोलने वाले हैं, तो वो एक दूसरे की बातों को जल्दी समझ लेंगे और संप्रेषण प्रभावपूर्ण रहेगा। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। देखिए, वक्ता जो संदेश श्रोता को देना चाहता है, ठीक है, जो बात जो संदेश वो श्रोता को देना चाहता है, जिस विषय के बारे में वो देना चाहता है, अगर उस विषय की पूर्ण जानकारी वक्ता को नहीं है, या वक्ता के पास एकत्रित आंकड़े या तथ्यों की कमी है, तो वो अपनी बातों को ठीक प्रकार से श्रोता तक नहीं रख पाएगा और ना ही श्रोता उसकी बात समझ पाएगा। तो वक्ता को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी प्रभावी संप्रेषण हो पाएगा, तभी दोनों के बीच जो है वो तथ्यों और तत्वों की समझ विकसित हो पाएगी। उचित वातावरण। उचित वातावरण का होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है प्रभावी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में। देखिए, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। अर्थात वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, जैसे अत्यधिक शोर ना हो, अत्यधिक अंधेरा ना हो आदि। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, वहाँ पे डीजे या ढोल या इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, जिससे कि वो एक दूसरे की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो जो माहौल कहलाएगा, वो जो वातावरण कहलाएगा, वो
बाधा वाला वातावरण कहलाएगा। तो वातावरण जो है वो बाधा रहित होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो या बहुत ज़्यादा शोर हो, ऐसे में एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। पूर्णता एवं संक्षिप्तता। जो संदेश वक्ता श्रोता को दे रहा है वो पूर्ण होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। दो चीजें हैं यहाँ पर देखिए। पूर्ण से मेरा आग्रह ये है, पूर्ण से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी संदेश या जो भी बात श्रोता को बताई जा रही है वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आधी अधूरी बात उसको बता दी गई है। इससे क्या होगा, संप्रेषण टूट जाएगा, प्रभावी संप्रेषण नहीं बनेगा, श्रोता समझ नहीं पाएगा कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है। दूसरा ये है कि संक्षिप्तता। देखिए, जो बात हम श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं या जो बात वक्ता श्रोता तक पहुंचाना चाहता है वो जितने संक्षिप्त शब्दों में, जितने कम शब्दों में और प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके वो उसको बताएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इस प्रक्रिया को अगर वो पूरा करता है तो संप्रेषण प्रभावी बन जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों के द्वारा हम संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं, या ये कह सकते हो कि ये सभी चीज़ें प्रभावी संप्रेषण के गुण होते हैं। अब बात करते हैं प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका, यानी इफेक्टिव पर्सनैलिटी का किस प्रकार से कम्युनिकेशन निर्माण करता है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मानव जन्म लेते ही संप्रेषण शुरू कर देता है। जब मनुष्य जन्म लेता है वो तभी से ही संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है, अपनी भावनाओं अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना या अपनी बातों को या उनकी बातों को हम समझना, ये सभी प्रक्रिया संप्रेषण के अंतर्गत आती है। तो जब मानव जन्म लेता है वो तभी से ही संप्रेषण शुरू कर देता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो संप्रेषण शुरू कर देता है, यानी हाव भाव के द्वारा वो अपनी बातों को समझाता है। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि वो भूखा है, तो वो उन दोनों के बीच की एक संप्रेषण की प्रक्रिया है। अब चाहे वो गैर भाषी की क्यों ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा भाषा तो समझता नहीं है, ना वो बोल पाता है, तो पहला संप्रेषण उसका गैर भाषिक होता है। तो बाद में उसने हाव भाव से कुछ सीखा, उसके बाद वो हाथ पैरों को चलाकर कुछ कुछ सीखता है। तो ये सभी संप्रेषण की प्रक्रिया जो है उसके जीवन काल में चलती रहती है। आदि के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। माँ की गोद मनुष्य की पहली पाठशाला मानी जाती है, यानी माँ के द्वारा जो माँ होती है वो बच्चे को ये कह सकते हैं कि बच्चे का पहला इंटरेक्शन अपनी माँ के साथ होता है। अपनी माँ से ही वो सब कुछ बोलना सीख, लिखना, या ये कह सकते हो कि एक इंटरेक्ट होना वो माँ से ही सीखता है। धीरे धीरे शारीरिक विकास के साथ व्यक्तित्व का निर्माण भी संप्रेषण में विविध रूपों से होता है। देखिए, धीरे धीरे वो जब वो समाज के अंदर जाता है तो अन्य व्यक्तियों से मिलता है, अन्य व्यक्तियों से मिलकर वो संप्रेषण करता है। मौखिक यानी बोल के करता है, लिखित यानी लिख कर करता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का उचित निर्माण होता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसकी। ठीक है, इस संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसमें व्यक्ति के बहुआयामी विकास होता है, यानी संप्रेषण ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं बहुआयामी विकास या चहुमुखी विकास, यानी उसका आर्थिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास, इन सभी चीज़ों को हम बहुआयामी विकास के अंदर रखते हैं। तो ये सब कुछ किसके द्वारा संभव हो पाता है, संप्रेषण के द्वारा, क्योंकि संप्रेषण करके ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उचित निर्माण करता है। देखिए, समाज में विभिन्न लिंग, आयु, वर्ग आदि संप्रेषण को पूर्णता प्रभावित करते हैं। यानी समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो आयु में अलग है, लिंग में अलग है, वर्ग में अलग है, लेकिन वो एक दूसरे से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, जिसकी सहायता से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी व्यक्तित्व निर्माण करने का महत्वपूर्ण घटक है। मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो जो उनका मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है, और इसी के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने भावों को संप्रेषित करता है जो अन्य व्यक्तियों द्वारा पसंद और नापसंद किए जाते हैं, यानी अपने अपने भावों को व्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के सामने रखते हैं, और दूसरे व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति किस पर्सनैलिटी का है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस स्वभाव का है, इस प्रवृत्ति का है, इस प्रकृति का है। तो ये सभी चीजें संप्रेषण के माध्यम से ही
कंप्लीट हो पाती है। व्यक्तित्व का निर्माण मौखिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, सांकेतिक संप्रेक्षण, औपचारिक संप्रेक्षण और अनौपचारिक संप्रेक्षण आदि सभी प्रकारों से होता है। यानी ये सभी प्रकार के संप्रेक्षण व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है, अपने समाज में रहकर करता है, विभिन्न लोगों से करता है। मौखिक होता है बोल के, लिखित होता है लिख के, सांकेतिक होता है संकेतों के द्वारा से वो बहुत सारी चीज़ों को समझाता है और समझता है। औपचारिक होता है फॉर्मल जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं अनौपचारिक। तो ये सभी प्रकार हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति संप्रेषण करता है। और ये सभी प्रकार व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं या कहते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। देखिए सकारात्मक संप्रेषण सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से किसी बातों को लेते हैं, ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। वहीं आपका अगर नेगेटिव आईक्यू है, या फिर कह सकते हो आपकी जो सोच दृष्टिकोण नेगेटिव है किसी व्यक्ति को लेकर या किसी विषय को लेकर, तो नेगेटिव पर्सनैलिटी का निर्माण होता है इससे। तो ये सभी चीज़ें थी जो व्यक्तित्व का निर्माण यानी संप्रेक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का किस प्रकार से निर्माण होता है, ये सभी चीज़ें ये कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 2 है वो खत्म हो जाता है। यानी चैप्टर 2 में आपको ये दो चीज़ें डिस्कस करनी थी, यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है और आपकी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है एईसीसी हिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और आप देख लीजिए, इसमें एक छोटी चीज़ और बची थी, वो है अंतर्राष्ट्रीय संप्रेक्षण व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों वह समाजों को निकट लाने और उसे समझने वाले विराट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जब होता है तो वो अलग अलग संस्कृतियों को पहचानता है, अलग अलग लोगों को पहचानता है। उससे क्या होता है, उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, विराट व्यक्तित्व का उससे निर्माण होता है। अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग लोगों को इंटरेक्ट करने के बाद एक विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व आंतरिक एवं बाह्य जगत दोनों से निर्मित होता है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक आंतरिक परिवेश तथा दूसरा सामाजिक परिवेश। संप्रेक्षण व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल वो व्यक्ति के दोनों स्तरों पर कार्य करता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 4 खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।